हेलो फ्रेंड्स। तो मैं हूं आपका दोस्त एमडी यूनुस एनएसआर, आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सिग्मा एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो आज मेरा जो क्लास था वो ये था कि प्रश्नावली 3.5 का आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 3 नंबर से सवाल। तो फटाफट आप लोग एक काम करें कि जो भी इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को पुश करें, जिससे कि आपको जो मेरी जो भी वीडियो होगी या अच्छी जो भी वीडियो बनेगी उससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। तो हम लोग पढ़ेंगे आज 3 नंबर सवाल, ठीक है। और 3 नंबर सवाल क्या कहता है इस चीज को समझिएगा। 3 नंबर सवाल देखिए, ये कहता है आपको ये इक्वेशन दिया हुआ इस प्रकार से 8x + 5y = 9 और 3x + 2y = 4। ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं। आपको कहता है प्रतिस्थापन या फिर वज्र गुणन विधि, और फिर पूछा गया कि इनमें से जो आपको अच्छा लगे, कौन सा आप बेहतर समझते हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं, एक ही विधि से हल करते हैं, ठीक है। और हम किससे करेंगे, तो वज्र गुणन से। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आपको दिया है इक्वेशन 8x + 5y = 9, ये इक्वेशन 1 आपको दिया हुआ है। दूसरा हम देख लें तो 3x + 2y = 4, ये इक्वेशन आपको 2 दिया हुआ है, ठीक है। आप या तो प्रतिस्थापन से बनाइए या फिर आप वज्र गुणन से। देखिए वज्र गुणन से हम यहां बना लेते हैं। अब दोनों विधि से इसको बोला गया है बनाने के लिए, दोनों का मान समान आएगा। तो वज्र गुणन विधि में हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन लिखे। अब हम यहां क्या करते हैं, इसको पहले अरेंज करते हैं। जैसे कि 8x + 5y और 9 को इस पर ले आएंगे तो -9 = 0, ठीक है। दूसरा है 3x + 2y, अब 4 को इस पर ले आएंगे बराबर -4 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 0। अब यहां से आपने इस फॉर्मेट में इसलिए बनाया क्योंकि आपको यहाँ a1 ज्ञात करना है, और a1 का वैल्यू अगर यहाँ हम देखें तो 8 है, कोमा b1, अगर मैं b1 की बात करूं तो ये प्लस में 5 है, और c1 की अगर मैं बात करूं तो माइनस में 9 है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर हम a2 की बात करें इसमें तो a2 3 है, कोमा अगर मैं b2 की बात करूं तो ये b2 है, y का गुणांक तो कितना है, प्लस में 2 है, और c2 की अगर मैं बात कर लूं तो ये -4 है। यहां तक तो क्लियर है। अब हमें क्या करना है, वज्र गुणन विधि से। वज्र गुणन विधि से क्या करते हैं हम लोग, एक डमरू बनाते हैं और इसका वैल्यू शुरू करते हैं, a1 a2 तो 8 और कितना ये 3, उसके बाद b1 b2 यानी 5 और ये कितना है 2, यहां से फिर एक कट मारिए डमरू, a1 a2 b1 b2 c1 c2, और c1 का वैल्यू क्या है -9 और इसका वैल्यू क्या है -4, और जहां से आपने चला था वहीं जाके आपको समाप्त कर देना है। तो a1 a2 से 8 और 3 से ये आपने करा। इसमें मैंने कहा था कि आप ऊपर से नीचे वाले को गुणा करें, तीर लगा दीजिए, फिर इन दोनों को गुणा करें, ये यहां से यहाँ a1, जैसे कि a1 b2, तो अब हम क्या करेंगे, a1 b2 तो अब a2 करेंगे, तो हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर चले जाएंगे। इसमें भी वही काम करेंगे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ठीक है। इस प्रकार आप जा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट बनाते हैं। डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, तो आपको याद होगा 1 ऐसे लिखेंगे बराबर x/, उसके बाद y/। मैंने कहा था या तो आप अलग अलग, एक बार इन दोनों को अलग रखिए, एक बार इन दोनों को अलग कीजिए, यानी एक और y बराबर कीजिए और एक बार x बराबर करिए। आप वैसे निकालिए या फिर आप एक साथ ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम क्या करते हैं, वैल्यू करते हैं। 8 दूनी 16, अगर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। फिर यहाँ चिन्ह हो जाता है मेरा माइनस, और यानी 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 15, ये कंप्लीट। अब ये x वाला पार्ट, ये तो मेरा पहला वाला 1 पार्ट होता है, जो बीच वाला होता है वो मेरा क्या होता है, x वाला पार्ट होता है। तो आप इन दोनों को अगर देखें, 5 और 4 का अगर मल्टीप्लाई करें तो 5 चौके हो जाता है 20, वो भी किसमें, माइनस में। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ कौन सा चिन्ह होगा, तो बोलिएगा माइनस होगा। तो ये माइनस तो ऑलरेडी होगा। अब ये देखिए 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18, लेकिन चिन्ह क्या आएगा, ध्यान दीजिए,
यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस। आगे की ओर y की ओर देखेंगे तो 9 तिया यानी 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा मेरा 27, वो भी किस में माइनस में, क्यों क्योंकि माइनस में 9 है और यहाँ क्या होता है चिन्ह माइनस। फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे हम लोग 32, क्या लिखेंगे 32, अब वो भी किस में माइनस में। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अब 1/1 क्योंकि 16 में से 15 चला जाएगा क्या बचेगा 1, तो 1/1 बराबर अगर लिखे इधर तो ये हो गया x और ये हो गया -20। अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 18 यानी 18। फिर ये y का y रहने देंगे। अब ये देखिए तो माइनस का 27 का -27, अब माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस, ये हो जाएगा 32। ठीक है, आगे की ओर चलते एक बार और स्टेप। 1/1 बराबर ये x है, x रहने दें। अब 20 अधिक है, 20 में से 18 को घटाएंगे तो कितना लिखेंगे -2 और फिर ये y का y रहने दें। इनमें देखिए तो 27 यानी 32 में से 27 को घटाएंगे तो अब कितना आ जाएगा 5। यहां तक आपने करा। अब यहां क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, एक बार x को एक बार बराबर करें, जैसे कि यहां आप देख पा रहे होंगे। देखिए 1/1 बराबर करिए किसको, तो x बाय -2 को। ठीक है, और इधर आप बराबर कीजिए 1/1 बराबर कीजिए किसको, तो y/5 को। आप इस प्रकार बराबर कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए तो जब आप इस प्रकार बराबर करेंगे तो हम यहाँ क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को 1 से गुना करेंगे x और ये -2 एकम 2 यानी x का वैल्यू। फिर y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y हो जाएगा बराबर 5 एकम 5। अतः यहाँ आपका जो वैल्यू आया x बराबर कितना आया -2 और y बराबर 5। अब यही चीज को अगर हम प्रतिस्थापन विधि बनाएं, ये कौन सा विधि था, वज्र गुणन। अगर हम प्रतिस्थापन विधि बनाएं तो हम बनाते हैं प्रतिस्थापन विधि एवं कर लेते हैं। ठीक है, कौन विधि, प्रतिस्थापन विधि। अगर मैं इसे प्रतिस्थापन विधि से भी बनाऊं तो यही आंसर आएगा। देखिए जरा, ये दोनों विधि यानी आप वज्र गुणन से बनाए, प्रतिस्थापन से बनाए या फिर आप विलोपन से बनाए, तीनों विधि में सेम आंसर आएगा, गलत नहीं होगा। तो यहाँ हम दोनों को कहा गया था सवाल में, या तो आप वज्र गुणन से हल करें या फिर प्रतिस्थापन से। तो हम क्या करते हैं, दोनों से हल कर लेते हैं। उसके बाद पूछा गया था इनमें जो आपको बेहतर लगता है, इनमें से कौन अच्छा है या फिर आपको आसान लगता है। तो आसान कहने का मतलब सब है, तो हम क्या करते हैं, इसको दोनों मेथड से सिखा देते हैं आपको, यानी बना देते हैं। तो ये वज्र गुणन हो गया। अब हम किससे चलेंगे, प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन विधि में किससे चलते हैं पहले, तो समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, तो आप बोलिएगा 8x + 5y बराबर 9। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, 8x को एक तरफ रख लेते हैं, ये 9 - 5y हो जाएगा। यहाँ से हम x सिर्फ लिखते हैं 9 - 5y अपॉन कितना लिखेंगे 8, और इसको बनाएंगे हम इक्वेशन 3। ठीक है, जब समीकरण यहाँ अब लिखिएगा, जब ये समीकरण 3 बनेगा तो लिखिएगा समीकरण इसमें तो 1 3 तो 2 में जाएंगे, 2 में समीकरण 2 में किसका वैल्यू, x का मान रखने पर। ठीक है, जब आप वैल्यू रखेंगे तो देखिए तो दूसरा इक्वेशन क्या है आपका, तो आपका दूसरा इक्वेशन है 3x + 2y बराबर 4। अब यहाँ क्या करेंगे, 3 का 3 रहने देंगे और x के जगह पे जो वैल्यू है मेरा 9 - 5y अपॉन 8, ये वाला वैल्यू है, ये किसके बराबर है, x के। तो x के जगह पे इस पूरे को वैल्यू को रखिए, प्लस में 2y बराबर में 4, इसको मल्टीप्लाई करिए तो 9 तिया हो जाएगा मेरा 27 और 5 तिया हो जाएगा 15y, और नीचे में कितना है 8, प्लस में ये कितना है 2y बराबर 4। ठीक है, अगर हम इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या है, इसके बटे में अगर हम देखें तो कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। 8 और 1 का अगर हम एलसीएम निकालें, 8 और 1 का एलसीएम हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। जब 8 आएगा तो ये हो जाएगा मेरा 27 - 15y, क्योंकि ये पूरे 8 से कट जाएगा एक बार में, तो 1 से अगर इसको पूरे मल्टीप्लाई करेंगे 27 - 15y को तो सेम रहेगा। और यहाँ आपका जो चिन्ह है वो अब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 8 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 को 2 से गुना करेंगे 8 दूनी
16y बराबर में आप क्या लिख सकते हैं 4। ये देखिए 16y में 15y गया, कितना y बचा 1y। अब प्लस में कितना है यहाँ 27 बराबर 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौके हो जाएगा 32। अब यहाँ देखिए तो y बराबर आपका हो जाएगा ये 32, अब माइनस 27 उस पर चला जाएगा क्योंकि प्लस 27 जो है उस पर जाके माइनस बन जाएगा, तो y बराबर कितना हो गया 5। अतः हम यहाँ देख पा रहे हैं, अतः y बराबर आपका वैल्यू हो गया, अतः या फिर आप लिख सकते हैं पुनः, अतः y का मान समीकरण अब किस में रखेंगे 3 में रखने पर। तो जब आप समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 है क्या आपके पास, तो समीकरण मेरा जो 3 है वो है x बराबर 9 माइनस 5y अपॉन 8। इस प्रकार से जब अब x ये 9 माइनस 5 इंटू वाई का भी वैल्यू क्या आया 5 अपॉन 8, इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर ये 9 माइनस 25 बटे कितना है 8। ठीक है, अब x बराबर अब आगे देखेंगे तो x बराबर अब क्या 25 में से देखिए 5 घटाइए 24, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, वो भी किसमें माइनस में बटे 8, 8 दूनी 16, यानी x बराबर क्या हो गया 2। और तथा मेरा y बराबर क्या आया है, y बराबर मेरा 5। देखिए सेम चीज आया, x बराबर -2 y बराबर 5, x बराबर -2 y बराबर 5, क्योंकि ये 16 माइनस में है तो -2। तो आपने देखा कि जो ये सवाल को आप वज्र गुणन विधि से बनाइए या फिर प्रतिस्थापन विधि से, तो आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ ये कहा गया है कि आप इनमें से किसी एक विधि को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा 3 नंबर का सवाल था, इसमें कुछ करना नहीं था, आपको हल करना था सिर्फ। चलते हैं 4 नंबर सवाल पे। अब ये देखिए 4 नंबर में कुल सवाल है कितने, 5 तक सवाल है। कुल कितने नंबर तक, 4 का 1, 4 का 2, 4 का 3, 4 का 4, 4 का 5, यानी 4 में कुछ यानी कुल 5 सवाल है और उनको कहता है हल करिए। ये देखिए लैंग्वेज वाला सवाल है, वही भी किसी बीजगणितीय विधि से हल कीजिए, यानी किसी भी बीजगणितीय से। ठीक है, तो चलिए, तो किसी भी बीजगणितीय से यानी आप पहले तो इक्वेशन बनाएंगे, आप विलोपन से बनाइए, प्रतिस्थापन से बनाइए, वज्र गुणन से बनाइए या फिर आप ग्राफी विधि से। तो सबसे हम लोग का जो बेहतर होता है वो है विलोपन विधि। चलिए, तो पहले हमें यहाँ क्या करना होगा कि इक्वेशन निकालने होंगे। जब आपका इक्वेशन आएगा तो ही आप इसका क्या कर सकते हैं, आगे हल कर पाएंगे। चलिए, तो पहला नंबर जो 4 नंबर का 1 नंबर सवाल ये है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय मतलब आपको पता है खर्च जो आप दे देते हैं, एक भाग नियत है तथा शेष भाग इस पर निर्भर करता है। देखिए नियत है, कहीं कोई जो है भाड़ा आप देते हैं छात्रावास के मासिक व्यय में, एक नियत भाड़ा लगेगा उसमें। उसके बाद जो शेष और कुछ निर्भर करता है वो आप पे निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। यानी इसका मतलब यह है कि छात्रावास में एक नियत है और नियत के साथ साथ कुछ दिन ऐसा होगा जिसके अलावे अगर कोई चीज खाते हैं तो उनका कितने दिन के लिए लिया वो उनके लिए पेमेंट आपको देना होगा। जैसे कि कहता है कि जब एक विद्यार्थी कौन है ए को जो 20 दिन भोजन करता है, कितने दिन भोजन करता है 20 दिन, तो नियत भी तो होगा ना। तो देखिए नियत के अलावे ये कितने दिन भोजन कर रहे हैं 20 दिन, क्योंकि नियत का यहाँ जिक्र नहीं किया गया कितना दिन नियत है, जैसे कि 3 दिन नियत है, 2 दिन नियत है या 15 दिन नियत है, 8 दिन नियत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो नियत को हम क्या मान लेंगे x, अतिरिक्त भोजन को हम क्या मानेंगे y। ठीक है, और उसके बाद वो 20 दिन भोजन करता है तो उसे छात्रावास के व्यय के रूप में कितना अदा करना पड़ता है, यानी जो है 1000 रुपया। ठीक है, तो जिनमें नियत भी है और अतिरिक्त भाड़ा भी है, यानी अतिरिक्त खाना का भोजनालय। चले, या फिर आप रहने का। चलिए, माना छात्रावास का नियत क्या बोला गया था इसमें, नियत भोजन लिखा है ना, भोजन लिया, नियत भोजन। चलिए, तो नियत भोजन वो कितना दिन के लिए करता है, नियत भोजन जो है कुछ दिनों के लिए करता होगा, तो वो कितने दिनों के लिए कर रहा है, x दिनों के लिए। ठीक है, तथा इसी में आगे की ओर चले, तथा छात्रावास
वास का अतिरिक्त भोजन का भाड़ा यानी व्यय। भोजन का व्यय की बात करें तो वो क्या है, वाई। कितने रुपए है, वाई दिन के लिए करता है, यानी नियत जो है एक्स दिन है और भोजन जो है अतिरिक्त जो करता है वाई दिन है। तो प्रश्न से आइए, जब आप प्रश्न से देखेंगे, ठीक है, जब आप प्रश्न से देखेंगे तो सवाल में कह रहा है आपको एक विद्यार्थी ए है जो 20 दिन भोजन करता है, तो इसका मतलब नियत तो करता है, इसके साथ साथ कितने दिन करते हैं, तो 20 दिन करते हैं, तो 20 वाई, और कितने रुपये देते हैं, व्यय करते हैं, तो 1000 रुपया देता है। ये इक्वेशन 1 बन गया। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं। अगर हम पुनः की बात करें, पुनः प्रश्न से, जब पुनः प्रश्न से, तो ये भी एक नियत है और कितने दिन के लिए, 26 दिन के लिए। कितने दिन के लिए, 26 दिन के लिए भोजन करता है, और इससे टोटल जो अमाउंट देना होता है वो 1180 रुपया अदा करना पड़ता है। तो इनमें नियत भी हो गया और नियत के अलावा ये कितने एक्स्ट्रा खाए या कितने जो है इनका अतिरिक्त भोजन का पेमेंट लगा, वो 26 दिन तक खाए, भाड़ा लगा। ठीक है, उसके लिए हॉस्टल में क्या करेगा, रहेगा, खाएगा, पिएगा। तो यहां तक ये कंप्लीट हो जाता है। अब यहां से हम लिखेंगे प्राप्त समीकरण युग्म। प्राप्त समीकरण युग्म क्या प्राप्त हुआ, तो x प्लस 20y बराबर 1000, दूसरा है x प्लस 26y बराबर 1180। ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1। तो हम क्या करते हैं, विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। विलोपन विधि से, क्योंकि कहा गया था कोई भी बीजगणितीय विधि से आप हल कर सकते हैं, तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि क्या करते हैं, x प्लस जो 20y है, x प्लस 20y बराबर जो 1000 है, और दूसरा इसमें x प्लस 26y बराबर 1180 है। इनको आप क्या करें, देखिए, तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ x बराबर है मेरा, तो चिन्ह परिवर्तन डायरेक्ट कर दें। यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस, x से x कैंसिल, और ये हो जाएगा 6y, क्योंकि 6y 26 जो है और 20 से 26 6 जाएगा तो कितना बढ़ेगा, तो 6, वो भी किस में, माइनस में, और ये कितना बढ़ेगा, तो 180 बढ़ेगा, क्योंकि 1180 है या 1000 प्लस में, माइनस से माइनस कैंसिल। और अगर हम y की बात करें तो 6 या 18 यानी 30, y बराबर कितना आ जाएगा मेरा, 30 आ जाएगा। अब चलते हैं किसमें, तो समीकरण 1 में किसका वैल्यू आया है, y का, तो y का मान रखने पर, तो आप समीकरण 1 में जब जाएंगे तो समीकरण आप 1 क्या है, देखिए, तो समीकरण आपका है x प्लस 20y बराबर 1000। अब यहाँ से अगर हम x की बात करें तो ये x रहेगा, प्लस 20 इंटू वाई का वैल्यू कितना आया, 30 बराबर कितना हो जाएगा, 1000। अब यहाँ से क्या करें, x को इधर रखें और बाकी को हल करें। जैसे कि मैं 1000 इधर लिख लूँ, माइनस 30 दूनी 6 यानी 600 उस पर चला जाएगा। अब ये x बराबर कितना आ जाएगा, तो 400। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया इस सवाल में कि, ठीक है ना, 20 गुना 30, ठीक है, 400। अतः हम यहाँ कह सकते हैं नियत छात्रावास का भोजन, यानी नियत भाड़ा या नियत व्यय लिख सकते हैं, व्यय, छात्रावास का नियत भोजन या फिर व्यय के रूप में। भोजन की जगह पे आप व्यय भी कर सकते हैं, व्यय, दोनों जगह कोई दिक्कत नहीं है, अतिरिक्त व्यय। तो ये नियत व्यय में अगर बात करें x, नियत x यानी 400 रुपया, तो ये नियत था, वो लेगा ही लेगा, लेकिन इसके अतिरिक्त एक दिन अगर करेंगे तो एक दिन का अतिरिक्त कितना रुपया देना पड़ेगा आपको, तो 30 रुपया। तथा अतिरिक्त व्यय की बात करें y का, तो ये कितना रुपया देना पड़ेगा, प्रत्येक दिन का 30 रुपया एक्स्ट्रा लेगा।
ठीक है, ये मेरा 4 नंबर का पहला नंबर सवाल समाप्त होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरे नंबर पे। तो 4 नंबर का दूसरा नंबर सवाल ये है, भिन्न वाला है। कहता है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाए, और फिर कहता है वही भिन्न 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाए। तो भिन्न ज्ञात करना है। तो भिन्न वाला सवाल में मैंने कहा था कि यानी दोनों भिन्न बराबर भिन्न करना है। भिन्न लिख के कितना भिन्न हुआ, और उस पार में अंश बटे हर लिख के किसमें क्या जोड़ने कहा गया है, क्या घटाने कहा गया, या फिर क्या गुना भाग, जो भी कहेगा वो हम कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे कहता है एक भिन्न 1/3 हो जाती है, तो भिन्न में हमें चाहिए क्या, अंश और हर चाहिए। चलिए देख लेते हैं। माना भिन्न का अंश बराबर क्या मानेंगे, x, तथा भिन्न का हर बराबर क्या मान लेंगे, y। यानी अंश और हर जो है आप मान लेंगे। अंश और हर को आपने क्या माना, x और y माना। अब आइए प्रश्न से। प्रश्न से क्या कहता है सवाल, तो प्रश्न में हम पहले लिख लेंगे भिन्न। भिन्न बराबर क्या करना है, अंश बटे हर करना है। तो आपको पता है जो पहला कहा गया है भिन्न 1/3 हो जाती है। जैसे ये सवाल देख पा रहे होंगे, भिन्न कहता है 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। हर के बारे में कोई जिक्र नहीं, सिर्फ अंश में कहता है। अंश तो आपको पता है यानी x, इसमें कहता है 1 घटाया जाता है। हर के बारे में कुछ नहीं कहा गया, जैसा है वैसा रहना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 को x से गुना कीजिएगा 3x, फिर माइनस, क्योंकि 3 को 1 से गुना कीजिएगा 3 हो जाएगा, और ये y। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3x और y इधर ले आइए -y, और 3 उस पर ले जाएंगे +3। ये बन जाएगा मेरा इक्वेशन 1। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन 1 गया। अब पुनः आइए, पुनः प्रश्न से जब देखेंगे, तो जब पुनः प्रश्न से देखेंगे तो इस चीज को देखिए क्या कह रहा है। फिर आप वही लिखेंगे भिन्न। अब भिन्न बराबर क्या लिखेंगे आप, अंश बटे हर। तो देखिए इस बार जो भिन्न है कहती है 1/4 हो जाती है। इस बार भिन्न क्या हो जाती है, तो देखिए 1/4 हो जाती है जब हर में, किसमें, इस बार बोल रहा है हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो अंश के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो अंश में कुछ नहीं कहा गया x, हर में कहा गया जोड़ने, कितने, 8। तो इसको लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस 4 को इस x से गुना करेंगे 4x, और y + 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y + 8 ही रहेगा। अब यहाँ क्या करते हैं, 4x, y को इधर ले आइए -y बराबर 8, और ये बन गया मेरा इक्वेशन 2। अब हम लिख सकते हैं यहाँ, या फिर यहाँ लिख सकते हैं प्राप्त समीकरण युग्म। प्राप्त समीकरण युग्म। ठीक है, तो क्या क्या प्राप्त हुआ आपको, तो पहला इक्वेशन हमें प्राप्त हुआ 3x - y बराबर 3, इक्वेशन 1। दूसरा हमें प्राप्त हुआ 4x - y बराबर 8, इक्वेशन 2। ये 2 इक्वेशन आपको प्राप्त हुए। अब हम यहाँ क्या करते हैं, कहते हैं कोई भी बीजगणितीय विधि से हल करें। हम क्या कर लेते हैं, यहाँ विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। विलोपन विधि। विलोपन विधि से जब आप देखते हैं तो आपको क्या करना होता है, पहले दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखिए, 3x - y बराबर 3, फिर दूसरा है 4x - y बराबर 8। हमें करना कुछ नहीं है, यहाँ देखिए ये दोनों इक्वेशन आपने लिखा। जैसे ही लिखा तो देखिए बराबर मेरा y जो है यहाँ ऑलरेडी बराबर दिख रहा है। जब बराबर दिख रहा है तो सिर्फ हम चिन्ह अगर परिवर्तन कर दें तो एक प्लस एक माइनस हो जाएगा, वो कट जाएगा। मैंने इसका चिन्ह माइनस था तो क्या बना दिया, प्लस। अब 8 जो है देखिए तो ये प्लस में है तो क्या बनाएंगे, माइनस। 4x भी प्लस में है तो क्या बनाएंगे, माइनस। यहाँ से ये मेरा y से y कैंसिल हो गया, और 4x और 3x में अंतर हो जाएगा अब, क्योंकि ये माइनस वाला हो गया
और वो भी कितना x हो जाएगा 4x, 3x से एक ज़्यादा है, वो भी किसमें, माइनस में। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो माइनस में कितना ज़्यादा है, 5x से x कैंसिल हो गया तो मेरा सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो x बराबर हो गया मेरा 5। अब क्या चलेंगे, तो समीकरण 1 में, यानी 2 में भी 1 में भी किस में भी आप रख सकते हैं। समीकरण 1 में किसका, x का मान रखने पर, जब आप समीकरण 1 देखेंगे, अच्छा कोई जरूरी नहीं कि आप एक ही लें, आप 2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैं यह समीकरण 1 की बात करूं तो मेरा जो समीकरण 1 आया हुआ था, क्या आया हुआ है, 3x माइनस वाई बराबर 3, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं, ये 3 इंटू एक्स का वैल्यू क्या आया है, माइनस, यानी सॉरी 5 माइनस वाई बराबर 3, यानी 5 दिया, ये हो जाएगा 15 माइनस वाई बराबर 3। अब माइनस वाई इधर रख लेते हैं, 3 माइनस 15 माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस में 12, वाई से वाई कैंसिल। आप यहाँ एक चीज देख पा रहे हैं कि जो y बराबर वैल्यू आया वो कितना आया, 12। अतः हम कह सकते हैं यहाँ, अतः x बराबर x या फिर x यानी कौन सी है, तो मेरा अंश है, अंश x बराबर कितना आया है, तो मेरा 5 आया है, तथा हर यानी y यानी कौन है, तो हर कितना आया, तो मेरा 12। अब अंततः आप यहाँ चूंकि भिन्न आपको निकालना है, चूंकि भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर, भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर। आपको भिन्न पूछा है तो अंश का जो वैल्यू है वो x और ये y, अगर मैं इसका वैल्यू रख लूँ तो आपका वैल्यू हो जाएगा 5, अब बटे में कितना, 12, तो ये 5/12 आपका फाइनली फ्रैक्शन बन जाता है, क्या, 5/12। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं 4 नंबर का, जब हम तीसरा नंबर की ओर चलते हैं, 4 नंबर का तीसरा नंबर सवाल, तो इस सवाल में देखिए क्या कह रहा है, ये अब यहाँ सवाल कहता है यश ने एक टेस्ट में, ये 3 नंबर का सवाल है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसके प्रत्येक सही उत्तर पर, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक सही उत्तर पर उसे कितने अंक मिल रहे हैं, 3 अंक मिले, तथा अशुद्ध मतलब गलत उत्तर पर 1 अंक की क्या होती है, कटौती कर ली जाती है। ठीक है, यदि उसे सही उत्तर पर, फिर यहां से फिर कहता है कि अगर कर ली गई, फिर कहता है यदि उसे उसी उत्तर पर 4 अंक मिलते, यानी 4 अंक अगर देता तो, यानी अंक मिलते किस पे, शुद्ध पे, तो अशुद्ध अंक पर उसे कितने अंक मिलते, 2। ठीक है, चलिए इस चीज को पहले ध्यान देते हैं। तो पहले इस सवाल में समझिए कि जो कहने का मतलब सही उत्तर है, यानी जो सही उत्तर के लिए जो अंक है, और गलत उत्तर के बारे में कह रहा है, तो सही और गलत समझते हैं। तो हम यहां क्या करेंगे, इसको पहले मान लेंगे, और मानने का तरीका पता ही है क्या है, माना सही अंक, नहीं जी यही दिया था ना, सही और गलत वाला, सही उत्तर पर मिला अंक की बात करें तो क्या मिलता है उसे, x, तथा गलत उत्तर पर मिला अंक बराबर क्या, y। ये तो यहां 2 चीज मैंने फिक्स करा कि जो सही वाला होगा उसे x मानेंगे, जो गलत वाला होगा उसे y मानेंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब प्रश्न से आइए, प्रश्न से क्या कहता है, ध्यान दीजिए। प्रश्न से कहता है, पहली बार क्या कह रहा है कि सही उत्तर पर उसे 3 अंक मिले, तो इसका मतलब है 3x, और गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिए गए। अब एक बात जरूर बताइए आप लोग, जब 3 अंक उसको किस पे मिला, सही पे मिला, 3 अंक किस पे मिला, सही पे मिला, और गलत पे 1 अंक काट लिया, तो कहने का मतलब फिर भी जो भी हुआ तो वो तो निगेटिव हुआ ना, तो निगेटिव के लिए क्योंकि क्या चीज लगाएंगे, माइनस, क्योंकि सही अंक पे 3 अंक मिला और 3 में 1 अंक काट लिया तो 1y, यानी 1 अंक काटा तो 1y, यानी माइनस लगेंगे, और बराबर कितना दिया था, कितने अंक उसे कुल प्राप्त होते हैं, तो बोलिएगा, देखिए कितना है,
तो 40 अंक अर्जित होते हैं। टोटल कितने अंक अर्जित होते हैं उसे? 40। और इस प्रकार ये मेरा बन गया इक्वेशन 1। जब हम पुनः चलते हैं पुनः प्रश्न से, तो इस बार कहता है कि जो सही अंक है उस पे 4 अंक मिलते हैं। सही अंक पे कितने मिलते हैं? 4। और गलत पे कितने अंक कट जाते हैं? 2। इसका मतलब है कि जो सही अंक है वो 4 मिल रहे हैं और कट कितने जा रहे हैं? 2। तो 2 अंक कट जा रहे हैं और कुल कितने अंक इसे मिल रहे हैं? 50। देखिए, तो 2 कॉमन है इसमें, क्या 2 कॉमन है? तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 50। कट जाएगा, कटा दीजिए। कितने बार में? 25 बार में। यहां से मेरा इक्वेशन बनेगा 2x माइनस वाई बराबर 25 और इसे हम मानेंगे इक्वेशन 2। ठीक है। अब हम यहां लिखेंगे प्राप्त समीकरण युग्म, जो प्राप्त हुआ। इसे प्राप्त समीकरण युग्म क्या प्राप्त हुआ है? तो पहला इक्वेशन हमें प्राप्त हुआ है 3x माइनस वाई बराबर 40 और दूसरा इक्वेशन हमें प्राप्त हुआ है 2x माइनस वाई बराबर 25। देखिए यहां पहली बात, ये तो प्राप्त हो गया। अब हमें कौन सा विधि से चलना है? तो विलोपन विधि से। विलोपन विधि क्या कहता है आपको पता ही है कि दोनों इक्वेशन को लिखे। जैसे कि आपके पास 3x माइनस वाई है बराबर 40 और दूसरा है आपके पास 2x माइनस वाई बराबर 25। अब यहां हम क्या करेंगे? चिन्ह परिवर्तन करेंगे। चिन्ह परिवर्तन क्यों करेंगे? क्योंकि y दोनों मेरा सेम दिख रहा है, तो चिन्ह परिवर्तन करेंगे। ये माइनस है तो क्या बन जाएगा? प्लस। और ये 25 प्लस में दिख रहा है तो क्या बन जाएगा? माइनस। 2x भी अभी प्लस में है तो क्या बन जाएगा? माइनस। चिन्ह परिवर्तन का मतलब तीनों में चिन्ह परिवर्तन। y माइनस वाई प्लस कैंसिल। अब 3x में 2x गया, कितना x बचा? 1x। और इसे 40 में अगर 25 घटा दे तो कितना हो जाएगा? 15। तो x बराबर 15। अब कहा चलेंगे? तो आपको पता ही होगा, समीकरण 1 में हम रख लेते हैं, चाहे तो अब 2 में भी रखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बार बार कह रहे हैं, समीकरण 1 या 2 किसी में आप वैल्यू रखे, मान हमेशा सही आएगा। समीकरण 1 में किसका वैल्यू? तो जो आया आपका अंत में आया x, तो x का मान रखने पर। तो पता करते समीकरण 1 क्या है? तो आपके पास समीकरण 3x जो है, मतलब 1 जो है 3x माइनस वाई बराबर 40 है। अब यहाँ क्या करेंगे? आप वैल्यू रखिए। क्या रखेंगे? वैल्यू। तो वैल्यू आप रखेंगे तो 3 गुना x, क्योंकि x का वैल्यू आपका क्या आया? 15 माइनस वाई बराबर 40। तो ये हो जाएगा 15 45 माइनस वाई बराबर 40। माइनस वाई इधर रख लीजिए, ये 40 40 45 उस पर जाके माइनस 45 हो जाएंगे। ठीक है। आगे की ओर जब हम बढ़ेंगे तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस में 5, माइनस से माइनस कैंसिल, और अंततः वाई बराबर आपका जो आंसर आया वो है 5। अतः हम यहाँ एक चीज जरूर लिख सकते हैं कि सही अंक यानी सही उत्तर पर मिला अंक, मिला अंक। तो ये एक सही उत्तर जब देता है तो उसे कितने अंक मिलते हैं? देखा जाए x बराबर 15 टोटल, इसको टोटल अगर बात करा जाए कि सही उत्तर पर मिला अंक, इसको टोटल क्वेश्चन में से 40 नंबर में से टोटल 40 में से इसको सही अंक जो मिला है, सही अंक का नंबर टोटल 5 है और एक पे मिलते हैं कितने? 3। तो इसका मतलब कितने सवाल सही है इसके? 5 सवाल सही है, 15 मिले। तथा गलत उत्तर पर मिला अंक। अब देखिए कुल इसे गलत अंक पर कितने अंक मिले? 5। और एक पे इसका कितने नंबर काटते थे? 1। तो इसका मतलब है 5 नंबर, यानी कितने आंसर दिए थे? 5। तो टोटल अगर क्वेश्चन की बात करें तो कुल क्वेश्चन कितने थे? 5 5 10 क्वेश्चन थे। अगर इसी में आंसर आपका यहाँ खत्म हो जाता है, इसे सही अंक टोटल कितना सही अंक मिला है? तो 15। और गलत अंक का कितना नंबर कटा है? इसका 5 अंक कटा है, यानी 5 नंबर कटा है। 5 नंबर का मतलब 5 सवाल गलत किया है और ये 5 सवाल सही किए हैं 10 में से। ठीक है। इसका मतलब टोटल सवाल कितने थे? टोटल सवाल की अगर बात करें तो कितने थे?
तो देखिए तो 5 5 10 सवाल थे। ये आपका आंसर हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, ये कितने नंबर का, तो 4 का तीसरा नंबर सवाल ये समाप्त हो जाता है। आगे की ओर चलते हैं। 4 नंबर के 4 नंबर सवाल को जरा देखिए। कहता है एक राजमार्ग पर दो स्थान है, यानी ऐसे समझिए एक राजमार्ग है, मान लीजिए ये रोड है, राजमार्ग है, यानी एक ए है और दूसरा बी है। ठीक है, अब पहले यहां एक चीज आपको जानना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। राजमार्ग जैसे ये ए बी है तो इसका मतलब दूरी और चाल होगा और स्पीड होगा। जो चाल होता है, चाल बराबर आपको पता है क्या होता है, दूरी बटे समय। अगर मैं यही चाल के जगह पे अगर मैं समय लिख दूं, क्या दिक्कत है, तो ये हो जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल क्यों होता है, तो आपको ये पता है दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। यानी कितना समय लिया, कितने स्पीड से आप चल रहे, कितना समय लिया, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या प्राप्त होगा, दूरी प्राप्त होगा। अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि उसको याद रखना है कि अगर एक ही दिशा में हो देखिए, जैसे कि मान लीजिए एक ट्रेन यानी गाड़ी इधर जा रही है, दूसरी गाड़ी भी इधर जा रही है। मान लीजिए ये गाड़ी ए है और ये गाड़ी क्या है, बी। अगर एक दिशा में जा रहा है तो ध्यान रखिए क्या क्या हो सकते हैं। जो स्पीड है इसका, स्पीड मतलब चाल हमेशा क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी अंतर करेंगे। क्या करेंगे, अंतर। स्पीड में क्या निकालेंगे हम लोग, अंतर। अगर डिस्टेंस की बात करें तो टाइम रहेगा, ठीक है, लेकिन ये अच्छा इसका अगर डिस्टेंस में अगर दूरी बात करें तो जो डिस्टेंस होगा वही, ध्यान रखिएगा जब सेम डायरेक्शन में चले तो स्पीड क्या हो जाएगा, अंतर करेंगे माइनस। अगर अपोजिट चले, एक जा रही है और एक आ रही है, ध्यान दीजिए, अगर एक जा रही है और एक आ रही है तो इस स्थिति में स्पीड आप क्या करेंगे, इस स्थिति में जो आपका चाल होगा वो आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे, मतलब योग कर देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ध्यान रहेगा ये सब चीज, ध्यान रखिएगा कि मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, और दूरी बराबर होता है चाल बटे समय। मैंने लिखा कि एक ही दिशा में हो तो ये देखिए, जैसे कि एक ही दिशा में चल रही है ये इस प्रकार, तो चाल घटेगा, और ये अलग अलग दिशा में यानी विपरीत दिशा में। ये वाला किसका फिगर हो गया, तो विपरीत दिशा का, और ये हो गया ये वाला जो फिगर दिख रहा है ये समान दिशा का, एक ही दिशा का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक ही दिशा में कोई गाड़ी चले तो जो उसकी स्पीड होती है उसका अंतर कर लेंगे, और विपरीत दिशा में चलेगा तो स्पीड को क्या कर लेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। अब यहां हम वही सवाल है, स्पीड से संबंधित सवाल है। ठीक है, कहता है कि एक राजमार्ग है ए बी और इनकी कुल दूरी जो है, डिस्टेंस देखिए, टोटल डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, डिस्टेंस कुल दूरी कितना दिया हुआ है, 100 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, अब ये दूरी दे दिया तो दूरी तो दोनों के लिए बराबर हो गया ना, चाहे वो ए से बी की ओर जाए, बी से, तो टोटल दूरी तो हमें पता है कितना, 100 किलोमीटर। अब ये दोनों की चाल अलग अलग है, ए की चाल कुछ होगी अलग और बी की चाल होगी कुछ अलग, तो यहां चाल हमें पता नहीं है और हमें आपको कह रहा है ये चीज ध्यान रखिएगा, यही क्योंकि इस सवाल में यही होने वाला है। तो चाल तो हमें पता नहीं है, तो चलिए चाल को हम मान लेते हैं इस सिचुएशन में। माना यानी सॉल्यूशन लिख लीजिएगा, माना कार लिखा गया है, माना पहली चाल या फिर ए की चाल, यानी यहां ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी की दूरी पर एक कार ए से, यानी एक कार ए से दूसरी कार बी से चलिए, तो पहली कार की चाल यानी स्पीड होगी, तो वो मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी x किलोमीटर प्रति घंटा वो सफर करता है। आगे चलते हैं इसी में, तथा अब अगर दूसरी देखते हैं, दूसरी कार की अगर मैं चाल की बात करूं तो इसे हम क्या मान लेंगे, y किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों, क्योंकि एक जो है x होगा, दूसरी y, क्योंकि दो चर वाले चैप्टर पढ़ रहे हैं।
अब सवाल सुनिएगा प्रश्न से, अब कह क्या रहा है इस चीज को समझिए प्रश्न से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न में कह रहा है कि ये एक कार ए से, यानी एक कार जो है यहां से चलना शुरू करता है और दूसरी कार बी से। देखिए अब डायरेक्शन देखिए दोनों का अलग अलग है ना, अगर डायरेक्शन अलग अलग है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। पहले ध्यान दीजिए, सवाल यही कह रहे हैं एक कार ए से दूसरी कार बी से एक ही स्थान से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, हो गया ये पहले। यदि कार फिर कहता है अलग अलग, तो पहले दोनों तो अलग अलग दिशा से चल रही है। ठीक है, ये तो पहले ये हो गया। दूसरी बात क्या कहा गया था, यदि कारें भिन्न भिन्न चाल से, यानी स्पीड जो है इस बार अलग अलग है, एक ही दिशा में हो। देखिए मैंने क्या कहा कि अलग अलग चाल से दोनों बार चल रहा है, ए से कोई चल रहा है कोई बी से चल रहा है, स्पीड का पता नहीं कौन कितना चल रहा है, लेकिन एक जो है ए से बी की ओर जा रहा है, बी से ए की ओर, तो दोनों का स्पीड होगा। तो देखिए इसमें जो स्पीड है एक इधर जा रहा है एक इधर आ रहा है, जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हैं एक उधर जा रहा है एक इधर आ रहा है, तो इस समय जो है हमारा स्पीड क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पीड क्या होगा, जुड़ जाएगा। और जैसे ही देखिए जब चाल दोनों गाड़ी एक ही दिशा में जाए, या तो दोनों गाड़ी इधर जाए या फिर दोनों गाड़ी इधर जाए, तो इस सिचुएशन में जो मेरा चाल की यानी स्पीड होगी वो अंतर कर लेंगे, यानी माइनस में निकालेंगे, यानी माइनस करेंगे, यानी दोनों में अंतर देखेंगे। चलिए, तो सवाल में पहला यही कहा गया है कि एक ए से जा रही है दूसरा बी से, इसका मतलब दोनों अलग अलग दिशा से चल रहा है, तो हम यानी एक्स और प्लस क्या कर देंगे वाई, और टोटल कितने किलोमीटर चल रहे हैं, 100 किलोमीटर। तो हम इसे मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, टोटल कितने चल रहे हैं, ये 100 किलोमीटर की दूरी है और दोनों की चाल क्या है, अलग अलग। तो पहली कह रहा है कि दोनों जो है ए जो है बी की ओर चल रहा है, बी जो है ए की ओर चल रहा है। चलिए, फिर दूसरी बार में कह रहा है कि दोनों की जो चाल है समान दिशा में है। पुनः प्रश्न से, अब दूसरी बार में सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। दूसरी बार में कहता है कि यदि कार भिन्न भिन्न चालों से, तो चाल तो दोनों में भिन्न भिन्न ही है, चालों से एक ही दिशा में, देखिए लिखा है ना, एक ही दिशा में चले, तो जब एक दिशा में चलेगा तो चाल का हम लोग क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। चाल का क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। और कहता है तो वे 5 घंटे के बाद मिलती है, तो 5 घंटे इस बार टाइम दिया है, तो इसका मतलब है कि एक कार x और ये y, क्यों करे, क्योंकि ये एक ही दिशा में चल रहा है और टोटल दूरी कितना है, 100 किलोमीटर। अब कितने घंटे बाद, 5 घंटे बाद। इसे कटाइए, 20 बार में कट जा रहा है। ठीक है, तो आपके पास जो इक्वेशन आया x माइनस वाई बराबर कितना आया, 20, और ये हो गया इक्वेशन 2। देखिए आपके सवाल में जो है प्रारंभिक चाल पहली गाड़ी की चाल u, दूसरी गाड़ी की चाल v माना होगा शायद। ठीक है, तो आप u भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप x y भी मान सकते हैं। गाड़ी की जब भी चाल वाला सवाल आए तो आप उसे u और v मान के ही बनाइएगा, जैसे मैंने यहाँ x y मान के माना, या तो फिर आप x y से निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां हम लिखेंगे प्राप्त समीकरण युग्म। जब प्राप्त लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो देखिए इक्वेशन आपको प्राप्त हुआ, क्या क्या इक्वेशन प्राप्त हुआ इस चीज को समझिए। तो मेरा जो पहला इक्वेशन आया वो आया x प्लस वाई बराबर 100, और दूसरा जो हुआ x माइनस वाई बराबर 20। ठीक है, प्राप्त समीकरण हो गए कौन, समीकरण 1, समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल कर लेंगे, विलोपन विधि से। अब हम किससे कर लेंगे, विलोपन विधि से करेंगे। अब विलोपन विधि क्या कहता है कि दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिए। अब यहां देखिए दोनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो y माइनस वाई प्लस कट गया और ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 120, कट जाएगा, x बराबर 60, x बराबर कितना हो गया, 60। अब जो 60 हो गया तो ये चाल हो गया पहली गाड़ी की चाल, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा आप लिख सकते हैं, यहां नहीं लिखेंगे तो अंत में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में किसका वैल्यू आया, x का मान रखने पर। देखिए जब समीकरण आप 1 देख पा रहे होंगे तो आपके पास जो इक्वेशन है वो x प्लस वाई बराबर कितना है, 100। इसका मतलब जो आपका x का वैल्यू आया वो 60 है, प्लस में y बराबर 100, y बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 60, y बराबर आपका हो गया 40।
अतः यहां हम देख पा रहे हैं पहली कार की जो चाल है, पहली मतलब कौन है, तो ए। क्या था सवाल में, ए। पहली कार की चाल ए बराबर कितना है, अगर ए बराबर हम देखें तो x माना था, तो ये मेरा x बराबर कितना हो गया, तो x बराबर आया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तथा दूसरी कार की चाल वो कहां से चला था, बी से, तो इसे हम क्या माने थे, y। तो यानी y बराबर कितना, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरा सवाल समाप्त होता है। तो ये 4 नंबर का 4 नंबर सवाल। आपको करना कुछ नहीं, बस इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, कि जब दूरी रहेगा तो जो दूरी रहेगा, चाल ध्यान रखेगा, ये चाल जब एक ही दिशा में दोनों गाड़ी जाएगी तो चाल को अंतर कर लेंगे, और अलग अलग दिशा से जाएगी को आएगी तो उन दोनों के जो चाल है उनको ऐड कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये सवाल, यही एक इसका फैक्ट था। आगे मिलते हैं इसका 5 नंबर, जो हमको लगता है इस एक्सरसाइज का अंतिम सवाल होगा। ठीक, इस सवाल का अंतिम सवाल ये है, देख लेते हैं अंतिम सवाल क्या है। अंतिम सवाल में सवाल देखिए, ये एक आयत का कहता है क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। अच्छा, 9 यानी आयत जो है उसका वर्ग इकाई जो है यानी 9 वर्ग इकाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कब, जब यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाए। ठीक है, फिर यदि कहता है हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देंगे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, तो आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। चलिए, इसमें करना कुछ नहीं है। अब 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात की ये आयत आपको ध्यान में रखनी है। क्या है ये, मान लीजिए ये मेरा क्या है, आयत है। ठीक है, क्या है, मेरा आयत है। आपको पता है आयत में क्या होती है, लंबाई होती है, ये वाली क्या होती है, लंबाई, जिसे हम L से इंडिकेट करते हैं, और ये मेरा क्या होता है, चौड़ाई, जिसे हम किससे इंडिकेट करते हैं, ब्रेथ यानी B से। सवाल में इस चीज को ध्यान से देखिए, जो आयत है कहता है कि एक बार में जो है क्षेत्रफल चलिए इसको देखते हैं। तो लंबाई और चौड़ाई हो गया। लंबाई चौड़ाई में सवाल में क्या कह रहा था कि पहले तो हम यहाँ एक चीज याद रखेंगे, सूत्र, कि आयत का क्षेत्रफल, अगर मैं आयत का क्षेत्रफल की बात करूं तो क्या हो जाता है, लंबाई गुना चौड़ाई हो जाता है, यानी L गुना B। अगर मैं यहाँ आयत का परिमाप अगर मैं लिखूं, परिमाप, तो परिमाप मतलब होता है चारों दिशा में। जैसे कि आप देख रहे हैं लंबाई कितने हैं, 2 लंबाई है, चौड़ाई भी कितने हैं, 2, चौड़ाई भी कितने हैं, 2, यानी इसको हम 2L + 2B लिख सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा L + B। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आयत की जो परिमाप है 2 × L + B। अर्ध परिमाप कहेगा तो 2 से भाग लगा देंगे तो L + B। यहाँ आपको करना कुछ नहीं, बस यहाँ आपको क्षेत्रफल से काम करना है। ठीक है, पहले इस चीज़ को समझिए। कैसे समझेंगे, पहले इस सवाल पहले ध्यान दीजिएगा, और इस सवाल में क्या कह रहा है इस चीज को देखिए। ठीक है, सवाल थोड़ा सा जो है कुछ नहीं, दिमाग समझाना लगाना है। चलिए, अगर मैं हम बात कर लूं लंबाई की, तो हम लिख लेते पहले आयत की लंबाई, आयत की लंबाई यानी L बराबर हम क्या मान सकते हैं, यहाँ x। लंबाई L होता है ना, उसे हम क्या मान लिए, यहाँ x। तथा आयत की चौड़ाई जो b होता है हम उसे क्या मान लेते हैं, y। कोई जरूरी नहीं है इतना लिखना, आप लंबाई L मान लीजिए, चौड़ाई b मान लीजिए, हो गया, ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न से जब बात हम करेंगे, पहले ध्यान दीजिए, आपकी जो लंबाई है, पहली बार में पहली प्रश्न में कहता है
जो लंबाई है यानी x है, और x में क्या कहता है, पहले ध्यान दीजिए, कहता है कि इसका क्षेत्रफल में 9 इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई में 3 बढ़ा दी जाए। यानी इसमें 5 इकाई कम कर दें x में, और y में जो है 3 इकाई क्या कर दें, बढ़ा दें। ठीक है, ध्यान दीजिए, यानी ये लंबाई हो गया, ये मेरा क्या हो गया, लंबाई। लंबाई में मैंने क्या करा, 5 इकाई कम कर दिया, और ये मेरा क्या हो गया, चौड़ाई। तो चौड़ाई में जैसे मैंने y माना है तो y में मैंने 3 को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब आपको पता है क्या कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, L गुना बी, यानी x गुना y मानेंगे, या L गुना आयत का क्षेत्रफल मतलब x गुना y। तो जो x y लंबाई माना है x, तो इस पूरे का वैल्यू हो जाएगा मेरा क्या, x माइनस 5, और मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस में 3, ये हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें पूछा क्या है, अब सवाल में हमसे पूछा गया है, तो क्या पूछा गया है, तो आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाने पर, क्या हो जाने पर, कम हो जाने पर, इसका मतलब है कि घटा हुआ क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आयत का घटा हुआ क्षेत्रफल, देखिए घटा हुआ क्षेत्रफल अगर पूछ रहा है तो इसका मतलब यह है कि पहली बात की जो आयत का क्षेत्रफल होगा, आयत का क्षेत्रफल माइनस, देखिए आयत का घटा हुआ क्षेत्रफल पूछ रहा है तो ये कितना, ऐसे कमी वाला अगर देखें तो आयत का घटा हुआ क्षेत्रफल अगर बात करें तो ये मेरा हो गया घटा हुआ। कैसे, देखिए क्या है, तो ये है मेरा x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस में कितना है 3, और कमी टोटल कितना हुआ है 9 इकाई का कम हुआ है। तो आयत का घटा हुआ क्षेत्रफल बात कीजिए या फिर कमा हुआ क्षेत्रफल, तो आयत का पहले क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हम। तो आयत का क्षेत्रफल हमें क्या है, x गुना वाई, तो एक्स वाई ही रह जाएगा क्योंकि क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल। अब घटा हुआ क्षेत्रफल में आप इसको मल्टीप्लाई करिए, इस बार x गुना x, ये सॉरी y होगा, y प्लस 3, तो x गुना y, ये एक्स वाई हो जाएगा। फिर इस x को इस 3 से गुना कीजिएगा तो ये 3x होगा, फिर इस 5 को y से गुना कीजिएगा माइनस 5y, अब माइनस को 5 से 3 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15 बराबर 9 इकाई कमा हुआ। अब यहाँ से हम थोड़ा सा मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई माइनस, ठीक है। अब यहाँ अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स वाई को, तो ये एक्स वाई माइनस में, इस माइनस को इससे गुना करेंगे तो 3x, माइनस से माइनस गुना करेंगे प्लस 5y, माइनस से माइनस गुना करेंगे 15 हो जाएगा, ठीक है, बराबर में 9, बराबर में 9। आप देख पा रहे होंगे यहाँ से ये एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, और आपके पास जो फाइनली आंसर बचा वो है माइनस 3x प्लस में 5y बराबर में 9 है, और प्लस उस पर जाके माइनस बन जाएगा। तो आपके पास हो जाएगा 3x प्लस में 5y अब माइनस में 6। हम क्या करते हैं, x वाला को प्लस बनाते हैं तो माइनस कॉमन लेंगे 3x, और ये प्लस है तो क्या बन जाएगा माइनस, बराबर माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल, आगे आप लिख पाएंगे 3x माइनस 5y बराबर 6, इक्वेशन 1। यहाँ आपका इक्वेशन 1 प्राप्त हो जाता है, ठीक है, ये पहली बार में कहा गया था। आगे की ओर चलते इसमें, तो इस बार क्या निकालना है, फिर से देखिए पुनः लिखिएगा, पुनः प्रश्न से कहता है, ध्यान दीजिएगा इस बार पुनः प्रश्न से क्या कहता है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, ठीक है, तो अगर मैं लंबाई x है, इसको कितना इकाई बोला गया बढ़ाने के लिए, 3 इकाई, 3 बढ़ा दिए, कॉमा जो y है इसमें कितना इकाई बढ़ा दिए, 2 इकाई बढ़ा दिए, कितने इकाई, 2 इकाई। तो ये जो मेरा है वो क्या है, मेरा लंबाई है, क्या है, मेरा लंबाई है टोटल, और ये मेरा क्या है, चौड़ाई है, क्या है, ये मेरा चौड़ाई है। तो अब यहाँ देखिए लंबाई चौड़ाई हो गया, तो आयत का क्षेत्रफल आपको पता है, आयत का क्षेत्रफल आपको पता है x गुना वाई यानी लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अब देखिए बढ़ा हुआ मान, जो आपका जो इक्वेशन अभी बना यहाँ x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2, यही ना हुआ, x और y को गुना करेंगे तो x y ये हो गया। तो अब देखिए यहाँ घटा हुआ नहीं, अब पूछ रहा है
अब यानी पुनः अब क्या कह रहा है, इस बार बढ़ा हुआ मान, आयत का घटा हुआ नहीं, इस बार बढ़ा हुआ क्षेत्रफल की बात करें तो ये दिया हुआ है 67। आपको कितना दिया हुआ है इस बार, 67 दिया हुआ है। इस चीज को समझिए। तो बढ़ा हुआ इसका मतलब यह है कि आयत का क्षेत्रफल नहीं, इस बार बढ़ा हुआ क्षेत्रफल, बढ़ा हुआ क्षेत्रफल माइनस इस बार करेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर 67, यानी आयत का घटा हुआ क्षेत्रफल, तो घटा हुआ क्षेत्रफल ये हो जाएगा। ठीक है, यहां बात करें बढ़ा हुआ क्षेत्रफल का मतलब है जो बढ़ा हुआ है, क्या बढ़ा हुआ, x+3 इंटू x+2। ठीक है, माइनस ये x गुना y बराबर 67। आगे की ओर चलते हैं। जब आप इसे गुना करेंगे यार y, ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ये xy, फिर x को 2 से गुना करिएगा 2x, प्लस 3 को y से गुना कीजिएगा 3y, प्लस 3 दूनी 6 माइनस xy बराबर 67। xy से xy कैंसिल, और आपके पास जो फाइनली इक्वेशन बनेगा, इस चीज को देखिएगा, तो आपका बन जाएगा 2x 3y बराबर 67 माइनस 6। तो क्या बना आपका इक्वेशन, अंततः इक्वेशन अंत में 2x प्लस 3y बराबर 61, और ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन बन गया आपको। देखिए इसमें करना कुछ नहीं था, यहाँ मान लेना है, प्रश्न से लिख के इतने, यानी लंबाई में 5 घटाए, चौड़ाई में 3 जोड़ा, मैंने इसको सेपरेट लिखा, ये लंबाई और ये हो गया चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल आपको पता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो मैंने उसी तौर पर ये देखिए, ये नया जो है घटा हुआ क्षेत्रफल x-5 y+3 करा। अब लिखा आयत का घटा हुआ क्षेत्रफल, तो आयत का घटा हुआ अगर मैं क्षेत्रफल निकालूं तो टोटल कमी कितना हुआ है, 9 का, तो 9 आयत का क्षेत्रफल में से घटा हुआ क्षेत्रफल को घटा देंगे तो जो बचेगा वही कमी वाला पार्ट होगा मेरा, ये हो गया। उसके बाद पुनः प्रश्न से लिख के जितना बढ़ा दोनों में बढ़ा दिए, तो इस बार क्षेत्रफल में ये बढ़ा हुआ, तो इस बार पूछा बढ़ा हुआ क्षेत्रफल, तो टोटल कितना है 67। तो बढ़ा हुआ क्षेत्रफल में इस बार जो मूल आयत का क्षेत्रफल था उसको मैंने क्या करा, माइनस कर दिया 67। ठीक है, इस प्रकार से ये इक्वेशन कंप्लीट हो जाता है। और आगे की ओर चलते हैं। अब इसका ये हल नहीं हुआ है, यहां से आपका सिर्फ इक्वेशन प्राप्त हुआ है। चलिए अब यहां से जब आपका इक्वेशन प्राप्त हुआ तो इस चीज को देखिए कैसे हल करेंगे। अब ये आपके पास 2 इक्वेशन प्राप्त हो गया, तो हम लिखेंगे प्राप्त समीकरण युग्म, प्राप्त, ठीक है, क्या लिखेंगे, प्राप्त समीकरण युग्म। क्या प्राप्त हुआ, तो आपका पहला हुआ है 3x माइनस 5y बराबर 6, इक्वेशन 1 प्राप्त हुआ। दूसरा है 2x प्लस 3y बराबर 61, इक्वेशन 2। अब यहां से हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल कर लेंगे, विलोपन विधि। ठीक है, जब आप विलोपन विधि से हल करेंगे तो आप क्या पाएंगे, इस चीज को ध्यान दीजिए। तो विलोपन विधि से जब आप हल करेंगे तो हम यहाँ दोनों इक्वेशन को लिख पाते हैं, x माइनस 5y बराबर 6, ये 2x प्लस 10y बराबर जो 61 है, यहाँ हम बराबर करते हैं, बराबर करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, y को, इसका 3 ऊपर और उसका 5 नीचे, गुना करिए, 3 तिया 9x हो जाएगा, माइनस 5 तिया 15y बराबर 6 पंचे 30। अगर मैं इसे गुना करूं तो 5 दूनी 10x, 5 तिया 15y, और 5 को गुना करूं तो 5 कम 5, 6 पंचे 30, 305। आगे की ओर चलते हैं, चिन्ह बदलिए, सॉरी ये प्लस है, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा 19x, दोनों को ऐड करेंगे तो 19x आएगा, और इनको जोड़िए, तो अगर आप इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 3, 19 से कटेगा, देखिए इसको कटाइए तो कितने बार में कटता है, आगे की ओर देखते हैं। जब आप इसे कटाएंगे तो 19 दूना 38 होता है, 19 से कम, ध्यान दीजिएगा ये 30 नहीं 18 होगा, 6 तिया 18, 6 पंचे 30 बोलते, 6 तिया 18, और ये 5 से गुना करा। अब इनको जोड़िए तो 5 यानी 8 5 11 हो जाएगा, यानी 8 5 13
1 और 1 हो जाएगा 2, 3, 323 होगा। अब 19 से कटाइए, अब ये कट जाएगा, तो कटाएंगे, ये देखिए कटता है आपका 19 से कम 19, और ये 32 में 19 चल जाएगा, तो आपका कितना बच जा रहा है ज़रा देखिए। तो 19 में आपका 32 जाएगा, तो ये बच जाएगा 13, 13 और 3 जोड़ेंगे तो यानी 13 और 3 133 हो जाएगा। 19 सत्ते 33 से, हाँ हो गया। x बराबर आ जाएगा 17। अब आ जाइए, अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, इस चीज़ को देखिए इधर से, तो आपका है ये 3x माइनस 5y बराबर 6। 3 इंटू एक्स का अगर मैं बात करूं तो 17 आया है, माइनस 5y बराबर 6। 17 दिया हो जाएगा 51, माइनस 5y बराबर 6, माइनस 5y बराबर 6 माइनस 51, माइनस 5y बराबर माइनस हो जाएगा 45, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 पंचे 45, y बराबर हो जाएगा 9। तो y बराबर 9 हो गया, अतः हम यहाँ कह सकते हैं, अतः किसको क्या माने थे, आयत की लंबाई, अतः आयत लंबाई जिसे हम क्या माने थे x, तो लंबाई जो x माने थे, मेरा x बराबर हो गया 17, ठीक है, तथा आयत की चौड़ाई किसे माने थे, बराबर में y, और इसके बराबर वैल्यू आया 9। ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और वो भी मिलेंगे हम लोग एक्सरसाइज 3.6 के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।